लेक्चर नंबर 10 व्याख्यान संख्या 10 जो संबंधित है गुप्तोत्तर काल और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। उत्तर भारत का जब राजनीतिक विखंडन और ज्यादा बढ़ जाता है तो कई सारे राजपूत राजवंशों का उदय या स्थापना होती है। आप अध्ययन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य के इस इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। जब गुप्त साम्राज्य अति मजबूत था, सेकेंड हाफ में गुप्त साम्राज्य अपने पतन के चरण में चला गया था, जबकि फर्स्ट हाफ में गुप्त साम्राज्य काफी मजबूत अवस्था में था। जैसे जैसे फिर गुप्त कमजोर पड़ते गए, वाकाटक भी गुप्तों के प्रभाव से स्वतंत्र होते गए। पृथ्वीराज चौहान सेम नाम से 4 शासक हुए हैं, तो जिन्हें जब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हराया भी था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक पाटलिपुत्र पटना सत्ता का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब गुप्तोत्तर काल में सत्ता का केंद्र हट चुका था पाटलिपुत्र से, और अब वो सत्ता का केंद्र हट के कहां चला आया था। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए संभव बैच की इस श्रृंखला में सभी लोगों का स्वागत है, सभी बच्चों का। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक, और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। लेक्चर नंबर 10 व्याख्यान संख्या 10 जो संबंधित है गुप्तोत्तर काल और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय, जब भारत का राजनीतिक विखंडन हमें दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर को। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल की मूल रूप से हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। और विशेष तौर पे गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे हर्षवर्धन के विषय में। हर्षवर्धन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, पहले लिख दें हम लोग वाकाटक राजवंश, फिर वर्धन राजवंश, और फिर जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां व 3 क्षेत्रीय शक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज को लेकर के जो सीट ऑफ गवर्नेंस था, सत्ता का केंद्र था उस समय, 7वीं शताब्दी के बाद जो सत्ता का केंद्र था उसको लेकर के आपस में जो संघर्ष दिखाई देता, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्षेत्रीय शक्तियां व त्रिपक्षीय संघर्ष। और उसके बाद राजपूत काल 10वीं, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत का जब राजनीतिक विखंडन और ज्यादा बढ़ जाता है तो कई सारे राजपूत राजवंशों का उदय या स्थापना होती है। तो वो राजपूत राजवंशों के विषय में भी हमें थोड़ा पढ़ना होगा। राजपूत राजवंश, तो इतनी बातें हैं जो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही देखिए, इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवश्य ही करना है। और इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा और इस संभव बैच, फ्री संभव बैच की इस सीरीज में अपने आप को एनरोल करिए। आपको सारे पीडीएफ नोट्स वहीं पे मिलेंगे, और डाउनलोड करिएगा और लेक्चर के साथ एकोमोडेट करके पढ़िएगा। तो इसके पहले कि देखिए हम लोग आज का ये सेशन प्रारंभ करें, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज से रिलेटेड 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको कंसेशनल रेट्स पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप उन्हें यहां से देख सकते हैं, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर और 3 ईयर कोर्सेज। तो चलिए आज के इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि 275 से लेकर के 275 ईस्वी से लेकर के लगभग 550 ईस्वी तक एक साम्राज्य रहा, जिसके अंतर्गत उत्तरी भारत का लगभग अधिकांश हिस्सा शासन में रहा। और यहां से लेकर के देखिए, मुख्य रूप से ये जो रेड पैच है, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये गुप्त राजवंश कहलाया, गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश के शासकों का
गुप्त साम्राज्य था और गुप्त साम्राज्य टिका 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। यद्यपि कि आप अध्ययन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य के इस इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। जब गुप्त साम्राज्य अति मजबूत था, अति मजबूत और केंद्रीकृत था, और बाद में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का हम दो भाग देख सकते हैं। एक फर्स्ट हाफ, ठीक है, एक फर्स्ट हाफ ले सकते हैं इसका, और फर्स्ट हाफ के अलावा फिर हम इसका सेकंड हाफ ले सकते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम लोग स्कंदगुप्त तक लेते हैं, जब साम्राज्य की स्थापना हो रही है 275 ईस्वी में। आपको याद होगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना दो शासकों ने की थी, जो यद्यपि कि स्वतंत्र शासक नहीं थे, और वो कुषाण राज्यों, जो था ना कुषाण साम्राज्य, कुषाणों के वो अधीन फ्यूडेटरीज थे या सामंत हुआ करते थे, जिसमें संस्थापक थे श्रीगुप्त, और उनके बाद अगला जो शासक है वो घटोत्कच। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन आरोहण होता है गुप्तास में, वो गुप्तों के पहले स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र एवं संप्रभु शासक होते हैं 319 ईस्वी में। और जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो उसको यादगार बनाने के लिए वो एक कैलेंडर या एक संवत जारी करते हैं, जिसे गुप्त वल्लभी संवत कहा गया है, 319। फिर 319 से लेकर के 335 तक वो शासन करते हैं। फिर 335 से चंद्रगुप्त प्रथम को प्रतिस्थापित करते हैं समुद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, या फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त गुप्तों के अंतिम शासक होते हैं, जो प्रभावशाली शासक थे, और उनके समय में जो आक्रमण हुआ था, बाह्य आक्रमण इनका, हूणों का, हूण बारबेरियंस का, तो उन्होंने सफलतापूर्वक हूणों के अत्यधिक खतरनाक प्रतिरोध को रोक दिया था, स्टेम कर दिया था, चेक कर दिया था। लेकिन स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बाद के जो उत्तराधिकारी होते हैं गुप्त, वो अगले 100-125 साल तक, जो लास्ट तक वो घिसट घिसट के चले, तो वो दूसरा सेकेंड हाफ है, वो गुप्तास का सेकेंड हाफ होगा। तो सेकेंड हाफ में गुप्त साम्राज्य अपने पतन के चरण में चला गया था, जबकि फर्स्ट हाफ में गुप्त साम्राज्य काफी मजबूत अवस्था में था। तो फर्स्ट हाफ गुप्तास का और गुप्तास का सेकेंड हाफ, तो फ्रॉम 275 अप टिल 555 द गुप्ता एम्पायर एग्जिस्टेड फॉर दिस पीरियड। और हम उसे अपने अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं, जब उसका प्रभावशाली काल था और जब वो अपने पतन के दौर में था, समाप्ति के दौर में था। तो 275 से 550, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य जब एग्जिस्ट करता था, तो उसी के समानांतर, उसी के पैरेलली महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में जिन लोगों का शासन था, वो लोग थे वाकाटक राजवंश, जिसकी स्थापना विंध्य शक्ति करते हैं। तो गुप्तास के समानांतर वाकाटक थे। और अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर, तो हमने ये पढ़ा था कि गुप्त शासन में, गुप्तों के शासन में जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए थे, जो सबसे प्रसिद्ध गुप्त शासक हुए और 14 विक्रमादित्यों में सबसे प्रसिद्ध, उन्होंने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजवंश के, ये ब्राह्मण राजवंश है, वाकाटक राजवंश के राजकुमार विंध्य शक्ति के साथ किया था। और विवाह के कुछ ही समय के पश्चात, रुद्रसेन से, नॉट विंध्य शक्ति, रुद्रसेन से किया था। और विवाह के कुछ समय पश्चात, विंध्य शक्ति तो इसके फाउंडर थे, रुद्रसेन से किया था। और विवाह के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन की डेथ हो जाती है। तो फिर वाकाटक पर एक बार फिर से कह लीजिए कि प्रभावती गुप्ता का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन प्रभावती गुप्ता के बहाने से ही फिर गुप्त राजा, उनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वाकाटक के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं।
हालांकि जैसे जैसे फिर गुप्त कमजोर पड़ते गए, वाकाटक भी गुप्तों के प्रभाव से स्वतंत्र होते गए। तो यहां पर वाकाटक, और इधर हम देखते हैं बाद में कि जब गुप्तोत्तर, ये गुप्त खत्म हो जाते हैं, जब ये गुप्तों का पतन हो जाता है, तो गुप्तों के पतन के पश्चात जो हम गुप्तोत्तर काल जिसे कह रहे हैं ना, तो गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तरी भारत के इतने बड़े हिस्से पर तो नहीं, लेकिन एक हिस्से पर, इधर का एक हिस्सा, इधर की तरफ जिनका शासन होता है वो वर्धन राजवंश के लोग होते हैं। और वर्धन राजवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया था, और हर्षवर्धन उसके एक सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसमें जब गुप्त साम्राज्य है, तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, गुप्त साम्राज्य, और जहां पे ये पाटलिपुत्र लिखा हुआ है ना, पटना का क्षेत्र पाटलिपुत्र, तो बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र रहा था। मगध महाजनपद से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र रहा था। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक सत्ता का केंद्र जो बना रहा वो पाटलिपुत्र था। लेकिन बाद में जो गुप्तोत्तर काल हुआ, तो सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से खिसक गया, और पाटलिपुत्र से हट करके सत्ता का जो केंद्र बना वो था कन्नौज। कन्नौज गंगा जी के तट पर, ये सेंट्रल यूपी। तो सत्ता का केंद्र ट्रांसफर हो जाएगा पाटलिपुत्र से कन्नौज, यानी कि बिहार से यूपी की तरफ सत्ता का केंद्र स्थानांतरित हो जाता है पाटलिपुत्र से कन्नौज। और ऐसा इसलिए होता है कि गुप्त काल के बाद जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, तो जो हर्षवर्धन होते हैं, वर्धन साम्राज्य के या पुष्यभूति इसके, तो वो सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र को नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका जो मजबूत क्षेत्र था वो इधर की तरफ था। तो वो कन्नौज को सीट ऑफ गवर्नेंस बनाते हैं। और आगे चल करके फिर जो गुप्तोत्तर काल में 3 राजवंश हुए, देखिए, गुजरात की तरफ चालुक्य, ठीक है, चालुक्य, और फिर पाल बंगाल और बिहार में, और महाराष्ट्र की तरफ गुर्जर प्रतिहार, ये सॉरी राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार इधर, ठीक है, गुजरात की तरफ, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र की तरफ, और पाल बिहार और बंगाल की तरफ। फिर वो कन्नौज को लेकर के आपस में भिड़ जाते हैं, और उसी 3 पक्षों के संघर्ष को जो कन्नौज के लिए होता है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग 8वीं 9वीं शताब्दी में रहते हैं, 200-250 साल। उसके बाद फिर उत्तरी भारत पर छोटे छोटे राजवंश आ जाते हैं, जो राजपुत्रास या आम बोलचाल में राजपूत कहे गए। तो इसके बाद फिर उस क्षेत्र में राजपूत आ जाएंगे। देखिए, तो ये ऐसे चल रहा है ना, फिर राजपूत आ जाएंगे। तो अजमेर की क्षेत्र में चाहमान, जिन्हें चौहान कहते हैं, चाहमान, सपाद लक्ष भी, 1.25 लाख गांव वाला सपाद लक्ष। और चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक जिन्हें हम जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय चौहान होते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सेम नाम से 4 शासक हुए हैं। तो जिन्हें जो जब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हराया भी था, वो पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे, जिन्हें राय पिथौरा कहा गया। तो चौहान, फिर मध्य प्रदेश की तरफ चंदेल और परमार, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ परमार, गुजरात की तरफ सोलंकी, और एमपी में ही कुछ हिस्सों में कलचुरी, ठीक है। और इधर पाल बचे थोड़े से, इधर वेस्टर्न चालुक्य, इधर ईस्टर्न चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। तो ये देख रहे हैं ना कि हम गुप्तोत्तर काल के बाद जब त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म होता है, और जब गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कमजोर पड़ते हैं, तो राजपुत्रास का शासन स्थापित होता है, और उत्तरी भारत खंड खंड विखंड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये गुप्तोत्तर काल और उसके बाद का जो समय है, उस पे हम मूल रूप से अपना अध्ययन
फोकस कर रहे हैं। तो गुप्तों के समानांतर है वाकाटक, वाकाटक, ठीक है। और वाकाटक राजवंश में जो संस्थापक है वो है विंध्य शक्ति, और ये विशुद्ध रूप से ब्राह्मण राजवंश है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये ब्राह्मण राजवंश है तो ये ब्राह्मण तौर तरीके और यज्ञ और कर्मकांडों पर अधिक ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो विंध्य शक्ति ब्राह्मण जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं। अब देखिए, आपको याद होगा गुप्त राजवंश में हरिसेन हुए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं युद्ध एवं शांति के मंत्री संधि विग्राही का हरिसेन। हरिसेन ने सम्राट अशोक के प्रयागराज वाले खंबे पे, इलाहाबाद के स्तंभ पर, प्रस्तर स्तंभ पे अपना भी लेख लिखवा दिया, अपने मालिक के विषय में, अपने राजा समुद्रगुप्त के विषय में 33 लाइंस लिखवाई थी, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस या प्रयाग प्रशस्ति। तो उसी समय में अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता में एक पत्थर पे लेख लिखवाया गया। तो अजंता शिलालेख में हमें विंध्य शक्ति के उपलब्धियों के विषय में विवरण मिलता है, उपलब्धियों के विषय में अजंता शिलालेख जो वाकाटक के संस्थापक हुए। और उस अजंता शिलालेख में विंध्य शक्ति को द्विज बताया गया है, 2 बार जन्मा, जो एक बार जन्म होता है बायोलॉजिकल और एक बार विद्या अध्ययन उपनयन संस्कार। तो द्विज का मतलब हो गया 2 बार जन्मा, अर्थात ऊंचे वर्ण का, उच्च वर्ण का। और विंध्य शक्ति के बाद जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं प्रवर सेन। तो विंध्य शक्ति और प्रवर सेन, जिनका राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। ना तो ये पूरे उत्तरी भारत में थे, ना तो अखिल भारतीय स्तर पे थे। ये मुख्य रूप से जो वाकाटक थे ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ही संकेंद्रित रहते थे, और इनकी राजधानी कंचनाक थी। कंचनाक राजधानी, कैपिटल कंचनाक। और हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इन्हें वाकाटकों को बताया गया है कि ये लोग वाजपेय या और अश्वमेध यज्ञ करने वाले लोग हैं। और ये प्रवर सेन जो थे ये वाकाटकाज में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने स्वयं को सम्राट कहा था। यद्यपि कि मूल रूप से ऐतिहासिक परिभाषा के अनुसार वे सम्राट नहीं थे, एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने वाले, महाराष्ट्र के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा थे बस, जिन्हें सम्राट की उपाधि मिली या स्वयं ही उन्होंने अपने आप को सम्राट की उपाधि दे लिया, ठीक है। और इसके जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं प्रवर सेन के उत्तराधिकारी, ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, इनमें भी टूट हो जाती है, और एक इनका शाखा हो जाता है पद्मपुरा और दूसरी शाखा हो जाती है वास्तुगुल्मा। ये पद्मपुरा और वास्तुगुल्मा 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। और फिर रुद्रसेन के उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन को पत्र शिलालेखों में, शिलालेखों में धर्म विजयी के रूप में बताया गया, जो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और यज्ञ आदि संपन्न किया करते थे, ठीक है ना। तो रुद्रसेन प्रथम का ही पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय, और इसी रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त शासक ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। यही रुद्रसेन द्वितीय थे जो वाकाटक राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। तो वाकाटकास हुए। वाकाटकास तो महाराष्ट्र तक केंद्रित हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उत्तरी भारत में हरियाणा से लेकर के यूपी तक, ईस्टर्न यूपी प्रयागराज तक, तो हरियाणा के कुछ हिस्से से लेकर के यूपी तक का क्षेत्र जिन लोगों के शासन के अधीन है उस समय, वो उनका वंश कहला रहा है पुष्य भूति या पुष्य विभूति। तो ज्यादा सही शब्द है पुष्य विभूति, बोलते हैं सामान्य में बोलचाल में पुष्य भूतिज।
ऑफ, तो अब थानेश्वर एंड कन्नौज, इन्हें वर्धन भी बोला गया है, वर्धन राजवंश भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोलते हैं वर्धन के, इसलिए देखिए, और ये लोग ना 6ठी शताब्दी में और मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि 601 से 650, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के बड़े हिस्से पे तो नहीं, लेकिन हरियाणा के कुछ क्षेत्र से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक इनका मूल रूप से शासन विस्तार होता है। ठीक है, और इसी राजवंश में जो सबसे अंतिम शासक है वही सबसे प्रसिद्ध हुए, और वही है हर्षवर्धन। तो अंतिम शासक, इस पुष्य विभूति वंश का अंतिम शासक हुए हर्षवर्धन, और इन्हीं के शासनकाल में वर्धन राजवंश अपने सत्ता के चरम उत्कर्ष, अपने विस्तार के थ्रेशोल्ड को टच करता है, चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, और हर्षवर्धन का राज्य उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता था, मुख्य रूप से हरियाणा के कुछ हिस्से से लेकर के प्रयागराज तक। और राजवंश ने शुरू में ही हरियाणा, देखिए हरियाणा के ये थानेश्वर के हैं, थानेश्वर। तो थानेश्वर को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, स्थानेश्वर, थानेश्वर बोलिए या स्थानेश्वर बोलिए, ठीक है, बात एक ही है, बस थोड़ा सा ये ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा शुद्ध है, ये थोड़ा अशुद्ध है। तो हरियाणा के थानेश्वर से इन लोगों ने शासन स्थापित किया, शुरू किया, लेकिन जो अंतिम सबसे प्रसिद्ध शासक हो रहे हैं वो हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी ये बना लेते हैं सेंट्रल, केंद्रीय मध्यवर्ती यूपी का एक शहर कन्नौज। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि हर्षवर्धन के विषय में हमें जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो इनके जीवनी से मिल रही हैं, और इनकी जीवनी इन्होंने स्वयं नहीं लिखी थी। आत्मकथा अगर स्वयं लिखते तो हम आत्मकथा कह रहे होते, बायोग्राफी मतलब किसी और ने लिखा है। तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखने वाले जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन राजा की जीवनी लिखी, जिसे हम कह रहे हैं हर्षाचरिता, हर्षचरित, हर्षचरित। और इसी में बाणभट्ट ने बताया कि इस परिवार को पुष्य विभूति या पुष्यभूति के नाम से जाना जाता था। और हालांकि प्रारंभिक जानकारी अधिक नहीं है, तो इस वंश के विषय में ठोस जानकारी हमारे पास कतई उपलब्ध नहीं है। और बाणभट्ट ने ही अपने हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित में बताया है कि पुष्य विभूति इस वंश के संस्थापक थे, पुष्य विभूति इस वंश के संस्थापक थे, जिसके हिसाब से फिर इसे कहा जा रहा है कि यह पुष्य विभूति राजवंश था। और जो हर्षवर्धन है, अंतिम शासक हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन क्या करते हैं, ये हर 5 साल पे वो एक बार धर्म सभा बुलाते थे, ठीक है, रिलीजियस गैदरिंग बुलाते थे। तो 5 साल में एक बार उन्होंने रिलीजियस गैदरिंग बुलाया और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया करते थे और उन्हें सम्मानित किया करते थे। और अब इन्हीं के देखिए, और इन्होंने कन्नौज और प्रयागराज में 2 सम्मेलनों का, धर्म सम्मेलनों का आयोजन कराया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इन्हीं के शासनकाल में और इन्हीं के दरबार में चीन से एक यात्री वेनसांग, जिसका मूल नाम युआनचांग था, युआनचांग, वेनसांग उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, वो महायान बौद्ध धर्म के कुछ पुस्तकों, शास्त्रों की खोज में भारत आए और वो हर्षवर्धन के दरबार में भी पहुंचे। यहां पर ये रिकॉल करना हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि इसके पहले एक और बौद्ध भिक्षु, महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित एक और बौद्ध भिक्षु आए थे। वो भी महायान शाखा के शास्त्रों का कलेक्शन उनको इकट्ठा करने के लिए आए थे। और वो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में तो नहीं आए थे, लेकिन उत्तरी भारत में जिस समय वो आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही शासन चल रहा था। और उन्होंने, फाहियान ने जो अपनी रचना लिखी
अपने यात्रा वृतांत को लिखा, एक्सपीरियंसेस को, ट्रेवल्स एंड एक्सपीरियंसेस को। उसका शीर्षक था फो को की, और फो को की में उन्होंने पाटलिपुत्र नगर के विषय में बताया, मठों के विषय में बताया, लोगों के विषय में बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के विषय में, कई सारे विषयों में बात किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में कोई राजनीतिक जानकारी देने से परहेज किया, राजनीतिक जानकारियां नहीं दी हैं। जबकि हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु वेनसांग या युआन च्वांग पहुंचते हैं। उद्देश्य वही है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित कुछ पुस्तकों का अध्ययन और उनकी खोज करके, अध्ययन करके अपने साथ ले जाया जा सके। ठीक है, और इसी में देखिए, जो इन्होंने एक धार्मिक सम्मेलन में भी वेनसांग ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग या युआनच्वांग, ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी यात्रा वृतांत था, वो था सी यू ची या सी यू की, और फाहियान का फो को के। और इन्होंने कुछ जानकारियां, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं। तो वेनसांग, तो संघवश देखिए, वेनसांग या युआन च्वांग, ठीक है, वेनसांग या युआन च्वांग। अब इनकी जो पुस्तक है वो सी यू की है, या सी यू ची भी कह सकते हैं। ठीक है, और अपने विवरण में इन्होंने दो बड़ी प्रमुख बातें बताई हैं। ठीक है, जिसमें से एक हमारे लिए बड़ी अच्छी जानकारी है, और वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जब वे उत्तर भारत के कई नगरों में पहुंचे, जब वे उत्तरी भारत के कई नगरों में पहुंचे, तो कई नगरों में पहुंचे जो, ऐसे करके लिख देते हैं पहले, जो किसी ना किसी रूप से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये कई नगर गए, कई नगरों का इन्होंने विजिट किया जो किसी ना किसी रूप से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे, और उन्होंने इन नगरों को लगभग उजड़ा हुआ पाया। ठीक है, उन्होंने उन नगरों को लगभग, पूरी तरह से नहीं, मतलब पतन, लगभग उजाड़, उजड़ा हुआ पाया। तो यहां पे इस कथन, जो ये सूचना हमें वेनसांग ने सियूकी में दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना साबित हो रही है हमारे लिए। कैसी महत्वपूर्ण सूचना साबित हो रही है? वो इस तरह से साबित हो रही है क्योंकि इससे हमें यह पता चल रहा है कि इस समय जब ये आए हैं, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य में, हमें यह पता चल रहा है कि विनगरीकरण हो रहा था। विनगरीकरण अर्थात कई नगरीय केंद्रों का, वाणिज्यिक केंद्रों का पतन हो रहा था।
मध्य से विनगरीकरण की, उत्तरी भारत के विनगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है। विनगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती, डी अर्बनाइजेशन हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था, डाउनफॉल ऑफ अर्बन कॉमर्शियल सेंटर्स, डाउनफॉल ऑफ अर्बन कॉमर्शियल सेंटर्स, जो बड़े नगर और व्यापारिक केंद्र थे उनका तेजी से हमें पतन दिखाई देता है। और इसी समय एक चीज और है कि जो गुप्तोत्तर काल के, जब गुप्तोत्तर कालीन स्थलों का उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो हमें एक चीज और देखने को मिल रहा है, बहुत कम उत्खनन से, खुदाई से बहुत कम संख्या में हमें सिक्के मिल रहे हैं, बहुत कम संख्या में सिक्के मिले हैं, अर्थात मुद्रा व्यवस्था भी चरमरा रही थी। तो न केवल नगर चरमरा रहे थे बल्कि मुद्रा व्यवस्था का भी तेजी से पतन हो रहा था। तो डी अर्बनाइजेशन एंड डी मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो जो बात हमें वेनसांग अपने विवरण में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा था, वो हमें सपोर्ट मिल जा रहा है उत्खनन से। क्योंकि अगर बहुत कम संख्या में सिक्के मिल रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि व्यापार और वाणिज्य की प्रक्रिया तेजी से गिर रही होती है। और हमारे पास एक और एविडेंस है वैसे इसको सपोर्ट करने का, जो ये विवरण गुप्तोत्तर काल में वेनसांग ने दिया है कि देखिए हो क्या रहा था कि गुजरात का एक क्षेत्र था जिसे लाट कहा जाता था, लाट, और लाट में रेशम बुनकरों की एक टोली थी, श्रेणी, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी। ये क्या करती है? ये लाट प्रदेश छोड़ देती है और ये प्रवास वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, और ये माइग्रेट करके पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसे मालवा कहा जाता, मालवा चले आए। वह उन्होंने अन्य व्यवसाय अपना लिया था, छोड़ दिया, रेशम का कारोबार करना छोड़ दिया। तो ये रेशम के कपड़े बुनते थे और ये छोड़ दिया इन्होंने, और इतना बढ़िया धंधा छोड़ दिया, रेशम के कपड़े निर्यात करते थे। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है, इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था सुदूर गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक विखंडन से सुदूरवर्ती व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापार वाणिज्य में गिरावट, सुदूरवर्ती व्यापार में गिरावट आएगी। जब सुदूरवर्ती व्यापार में गिरावट आएगी तो उससे लोकल ट्रेड भी चौपट होगा एवं स्थानीय व्यापार भी गिरने लगा, स्थानीय व्यापार भी गिरा। तो अब इससे दो प्रोसेस हो जाएगा जब ये प्रक्रिया होगी। तो एक तो इससे होगा कि नगरों का भी पतन होने लगेगा, नगरीकरण, और औद्योगिकरण, विनगरीकरण और औद्योगिकरण। ये साफ साफ हमें समझ में आ रहा है गुप्तोत्तर काल में आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं। तो डी
अर्बनाइजेशन एंड डी, एक मिनट, उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे हैं। और देखिए, जब व्यापार वाणिज्य गिरेगा तो सिक्कों की आवश्यकता भी तो कम हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, विमौद्रीकरण, डी, मोनेटाइजेशन। उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे हैं, मुद्रा व्यवस्था भी चौपट हो रही है, नगर भी चौपट हो रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके गुप्तोत्तर काल चौपट होने वाला काल हमें ज्यादा नजर आ रहा है। ये गुप्त काल के जैसे नहीं है, ये पतन का दिख रहा है हमें यहाँ पे ट्रेंड, डिक्लाइनिंग। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रही हैं। और उधर जैसे ही वर्धन साम्राज्य समाप्त होगा तो इसके बाद उत्तरी भारत को लेकर के, और आप याद करिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हर्षवर्धन ने सत्ता ट्रांसफर कर ली। हर्षवर्धन ने सत्ता का केंद्र ट्रांसफर कर लिया था और उन्होंने सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से हटा करके यूपी, सेंट्रल यूपी के कन्नौज को कर दिया था। तो अब आगे जब हम देखते हैं 9वीं और 10वीं शताब्दियों में, 9वीं और 10वीं शताब्दियों में जब हम देखते हैं तो 3 राजवंशों के द्वारा कन्नौज को लेकर के, जो अब सत्ता का केंद्र था, पाटलिपुत्र खत्म हो चुका था 1200 साल तक। पाटलिपुत्र 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक पाटलिपुत्र पटना सत्ता का केंद्र हुआ करता था। लेकिन अब गुप्तोत्तर काल में सत्ता का केंद्र हट चुका था पाटलिपुत्र से, और अब वो सत्ता का केंद्र हट के कहां चला आया था, सेंट्रल यूपी के कन्नौज में चला आया था। और अब कन्नौज सत्ता का केंद्र था हर्षवर्धना के टाइम पे। लेकिन फिर जब वर्धन साम्राज्य का डाउनफॉल हो जाएगा तो 3 राजवंश आपस में वो कन्नौज पे कब्जे को लेकर के फाइट करेंगे, और ये बड़ा तीव्र संघर्ष होगा, लंबे समय तक टिका रहा। और ये लगातार शासक तीनों राजवंशों के एक दूसरे से भिड़ते रहे, लड़ते रहे, एकदम लगातार लड़ते भिड़ते रहे, और एकदम तहस नहस हो गया पूरा उत्तरी भारत इनके भिड़ंत से 9वीं और 10वीं शताब्दियों में। और अब देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीति में अराजकता और भ्रम की स्थिति बनी। क्यों? क्योंकि अब कोई बड़ा राजा नहीं है, तो लॉलेसनेस प्रिवेल कर जाएगा, अराजकता और भ्रम की स्थिति बन जाएगी, और कई राजवंश उभर जाएंगे। 3 राजवंश मुख्य रूप से उभरे। गुजरात की तरफ गुर्जरा प्रतिहारास, महाराष्ट्र की तरफ, दक्कन की तरफ राष्ट्रकूट, और बिहार और बंगाल की तरफ पाल लोग आ जाएंगे। और ये 3 राजवंश, और ये तीनों राजवंश जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़ते रहेंगे, जिसमें ज्यादा भारी पड़ेंगे राष्ट्रकूट। अब यहां पे जो आप मैप देख रहे हैं, ये पीले रंग से पालों का है, ये पालों का क्षेत्र, लेकिन ये शासन का क्षेत्र नहीं है। यहां से यहां तक ये इनके आक्रमण का क्षेत्र है, आक्रमण का क्षेत्र। और प्रतिहार भी गुजरात से यहां तक ये इनका आक्रमण का क्षेत्र दर्शाया गया है। इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। और राष्ट्रकूट मूल रूप से महाराष्ट्र से देखिए कन्नौज तक आक्रमण कर रहे हैं लगातार। तो सारा आक्रमण, आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष कन्नौज पे शासन करने को लेकर के है। तो इतने बड़े बड़े ये राजवंश हैं नहीं जितने आपको दिख रहे हैं मैप पे। ये जो दिख रहा है पीला पूरा स्ट्रेच, ये पूरा एरिया, ये इनके संघर्ष का है। वैसे मूल रूप से पाल लोग बंगाल और बिहार में संकेंद्रित हैं, उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में संकेंद्रित हैं राष्ट्रकूट, और गुजरात और थोड़े बहुत राजस्थान के क्षेत्र में गुर्जरा प्रतिहारा संकेंद्रित हैं। और यद्यपि कि आपस में ये खूब लड़के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने एक क्षेत्र में तो ये क्षेत्रीय, अब देखिए उत्तरी भारत स्टेबल नहीं रह गया, लेकिन लोकल लेवल पे स्टेबल, छोटा छोटा स्टेबिलिटी है। जैसे गुर्जर प्रतिहार किसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, स्थिरता प्रदान करेंगे, गुजरात और राजस्थान के हिस्सों को स्थिरता प्रदान करेंगे। पाल स्थिरता प्रदान करेंगे बिहार और बंगाल को, और राष्ट्रकूट स्थिरता प्रदान कर देंगे महाराष्ट्र के थोड़े से हिस्से को।
तो अपने अपने क्षेत्रों में, ये संबंधित क्षेत्रों में रीजनल स्टेबिलिटी ला रहे हैं, क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। अब रीजनल लेवल पे जो क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करेंगे, उससे कृषि का विस्तार होगा, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होगा। फिर ये कृषि को सपोर्ट करने के लिए नहरों का निर्माण करेंगे और कला एवं वास्तुकला का संरक्षण करेंगे, जिसका ज्यादा विस्तृत अध्ययन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स में किया जाएगा। और अन्य दो राज्यों की तुलना में राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट लंबे समय तक टिके रहे और उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु, ब्रिज का काम किया, खास तौर पे सांस्कृतिक पुल बनाने का काम किया था। ठीक है, तो क्षेत्रीय संघर्ष, और मैंने आपको जैसे बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष वो हुआ जिसको लेकर के वो सत्ता का केंद्र है और प्रतिष्ठा का विषय है उस सत्ता के केंद्र पर हावी रहना, और वो है कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने सत्ता का केंद्र बदलकर राजनीति की दशा और दिशा गुप्तों के बाद बदल के पलट करके रख दी थी। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उत्तरी भारत में एक राजनीतिक खालीपन और एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। और उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति को 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी में उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति को कुछ हद तक भरने का प्रयास कश्मीर का एक शासक करता है, ललितादित्य मुक्तापीड। और थोड़े समय के लिए ललितादित्य मुक्तापीड उत्तरी भारत पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करता है और कर भी लेता है, लेकिन कश्मीर उसका मूल केंद्र है, तो वह कश्मीर से नीचे उतरकर इतने क्षेत्र पर शासन करना उसको पसंद नहीं आता है और उसके लिए कठिन हो जाता है कि वो उत्तरी भारत पे नियंत्रण बनाए रखे कश्मीर से। तो फिर वो, क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर है, भौगोलिक रूप से भिन्न है, तो भौगोलिक बाधाएं हैं, तो कश्मीर और उत्तरी भारत को एक साथ शासन कर पाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर वो वापस चला जाता है, लेकिन वो नियंत्रण खो देगा ललितादित्य मुक्तापीड, और फिर 3 क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और फिर ये तीनों के तीनों, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, देखिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, कन्नौज पर नियंत्रण, क्योंकि अब कन्नौज पर नियंत्रण अति प्रतिष्ठा का विषय होगा। इट बिकेम अ प्रेस्टीज इशू फॉर द रूलर्स ऑफ दीज 3 डायनेस्टीज। तो हर्षवर्धन के समय राजनीति का केंद्र कौन था? ये चेंज कर दिया था ना हर्षवर्धन ने, कन्नौज को कर दिया था। तो अब कन्नौज को लेकर के प्रतिस्पर्धा, क्योंकि अब कन्नौज संप्रभुता और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। लेकिन इतनी ही बात नहीं थी कन्नौज के साथ, कन्नौज के साथ अन्य बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि कन्नौज वास्तव में जो क्षेत्र है कन्नौज का सेंट्रल यूपी में, ये थोड़ा ऊंचाई पर है। तो चूंकि कन्नौज ऊंचाई पर है, तो ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से बढ़िया है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कन्नौज ने अपनी ऊंचाई के कारण एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया हुआ था। मतलब कन्नौज की रणनीतिक सामरिक अवस्थिति अति महत्वपूर्ण थी, इसको समझिए। और कन्नौज उत्तरी भारत का मुख्य व्यापारिक मार्ग पे पड़ रहा है, उत्तरापथ पे मुख्य व्यापारिक मार्ग पे कन्नौज, और कन्नौज अन्य व्यापारिक रास्तों से बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ था, वेल कनेक्टेड था। तो कन्नौज स्वयं में व्यापार का एक बड़ा केंद्र, सामरिक रणनीतिक अवस्थिति, और उसके अलावा अन्य व्यापारिक मार्गों से इसका बेहतर जुड़ाव, विशेष तौर पे नदी मार्गों से, नदी यातायात, स्थल मार्ग से तो अच्छे से जुड़ा ही हुआ है, नदी यातायात से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कन्नौज की अवस्थिति गंगा जी के तट पर है, गंगा जी के किनारे की है। और उस समय 7वीं और 8वीं शताब्दियों में कन्नौज एक बड़ा कॉमर्शियल सेंटर था, एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था, कॉमर्शियल सेंटर था। और
इन वजहों से ये उत्तरी भारत में शक्ति का प्रतीक बन गया था। तो जिसका कन्नौज पे होल्ड होगा, कंट्रोल होगा, वो बड़ा माना जाएगा और इसी को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। तो गंगा घाटी के महत्वपूर्ण शहर पे हावी होना और कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब यह होता है कि अगर कन्नौज पर नियंत्रण हो गया तो फिर आप सत्ता के केंद्र पर काबिज हो जाएंगे। उत्तरी गंगा घाटी पे आप अपना दबदबा स्थापित कर लेंगे, है ना। ये पूरा गंगा वैली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। गंगा घाटी पे नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। ये और अब 3 है ये गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अब पाल राजवंश की स्थापना गोपाल नामक इसके संस्थापक ने की। यह बात है 8वीं शताब्दी का बीच मध्य 750 ईस्वी। गोपाल कोई राजवंश का नहीं था। गोपाल का राजा बनना बहुत ही जबरदस्त बात रही है। ऐसा भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में प्राचीन और मध्यकाल में कभी हुआ है कि जब कोई एकदम साधारण परिवार से निकल करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए। लोकतंत्र में तो यह संभव है कि एक आम आदमी भी बड़े पद तक पहुंच सकता है, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और बना भी हुए हैं लोग, ठीक है, महान लोग हुए। ऐसे लोग बड़े दिग्गज होते हैं जो साधारण परिवारों से निकल करके, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन साधारण परिवारों से निकल करके सत्ता के शिखर पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। लोकतंत्र में ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर राजतंत्रात्मक जब राज्य प्रणाली थी और कोई निचले तबके से निकल करके राजा बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी फिर तो जो गोपाल है ना, ये गोपाल, तो गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक और ये मामूली से एक सैनिक थे। और इन्हें जब लोगों ने ये देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, शासन कोई संभालने वाला नहीं है, तो लोगों ने गोपाल से कहा कि ऐसा करिए, कृपया आप हमारे राजा बन जाइए। तो गोपाल बड़े विनम्र साधारण परिवार से थे, सैनिक थे, और इन्होंने बस इस काम के लिए कि लोग कह रहे हैं कि चलो भाई लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश कर दो, विधि व्यवस्था की स्थापना कर दो, तो ये फिर शासक बन जाते हैं। और ये पूरे बंगाल को एकजुट ही नहीं किया इन्होंने, बल्कि मगध पर, पटना, बिहार को भी अपने नियंत्रण में लिया। तो पूरा बंगाल और बिहार का बड़ा हिस्सा इनके अधीन, इनके नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है ना, गोपाल। और फिर 770, देखिए 750 से 770 गोपाल शासन करते हैं। और गोपाल के बाद उनके अगला जो पीढ़ी है वो धर्मपाल, फिर धर्मपाल शासन करते हैं, और धर्मपाल 810 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। धर्मपाल के समय बौद्ध धर्म की फिर से एक बार कुछ हद तक उठेगा, पुनर्स्थापना होगी, ठीक है ना। और धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार करते हैं, कन्नौज पे धर्मपाल। तो सोचिए बंगाल से निकल करके सेंट्रल यूपी तक आकर के अधिकार कर लें, बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिर जो दूसरे शासक अन्य भी तो लगे हुए हैं ना कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, तो जो नागभट्ट होते हैं, तो नागभट्ट नाम का शासक, नागभट्टा द्वितीय न केवल धर्मपाल को हराकर हटा देते हैं, फिर कन्नौज धर्मपाल से हटकर नागभट्ट द्वितीय के अधीन चला जाता है। और यहां पर एक अति महत्वपूर्ण बात है कि धर्मपाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया, बल्कि नालंदा मठ जो उजड़ रहा था धीरे धीरे करके, इन्होंने नालंदा मठ को पुनर्जीवित करने का काम किया था। और विक्रमशिला मठ को भी, नालंदा और विक्रमशिला के तो फाउंडर ही हो गए, लेकिन नालंदा मठ को इन्होंने रिवाइव किया था, रिवाइवल कराया था। और इन्हीं के समय में दो बड़े विद्वान नालंदा के संत रक्षित और दीपांकर बौद्ध विद्वान थे बड़े। इन्हें तिब्बत भेजा गया ताकि ये तिब्बत जाकर के बौद्ध धर्म के दर्शन के विषय में वहां पर वाद विवाद कर सकें, लोगों को बता सकें, ठीक है।
और धर्मपाल के बाद इनके पुत्र देवपाल आए। ठीक है, देवपाल। देवपाल एक्चुअली असम तक घुस गए। प्राग ज्योतिषपुर तब के समय में असम को कहा जाता था प्राग ज्योतिषपुर, और असम मुगलों के समय में असोम कहलाता था, अहोम या असोम। ठीक है, और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर भी देवपाल ने अपना नियंत्रण बनाया। तो यहां पर अगर कुछ प्रश्न बनता है तो वो गोपाल पर और दूसरा धर्मपाल पे बनता है, क्योंकि धर्मपाल के ही समय में बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रश्रय दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय की उसको पुनर्जीवित करने का काम और विक्रमशिला मठ या विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया था। और इन्हों के ही समय में संत रक्षित और दीपांकर जैसे महान बौद्ध दार्शनिक हुए जिन्हें तिब्बत भेजा गया ताकि बौद्ध दर्शन के विषय में और ज्यादा लोगों को बताया जा सके। और फिर पाल राजवंश। ठीक है, पाल राजवंश, और पालों के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों ने भी, जो मूल रूप से गुजरात आधारित थे, इन्होंने भी कन्नौज पर लंबे समय तक, बीच बीच में ये सब लोग एक दूसरे को हरा करके कन्नौज पे आधिपत्य जमाए रहते थे और कन्नौज पर शासन स्थापित किए रहते थे। तो इन्होंने भी कन्नौज पे काफी लंबे समय तक शासन किया और गुजरात तो है ही, और मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नियंत्रण रखा। और इन्हीं के तो ठीक नीचे महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट है ना, तो इनका और राष्ट्रकूटों का लंबा पंगा चलता रहा, काफी लंबे समय तक शासन अब प्रतिरोध स्थापित किया। और इन्हीं लोगों के समय में देखिए कि सिंध में, आपको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने, इराक का उप गवर्नर था ये, इराक का उप गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिसने सिंध विजय किया था, सिंध को जीत लिया था, और सिंध के राजा, हिंदू शाही राजवंश के राजा दाहिर को पराजित किया था। और दाहिर को पराजित करके सिंध अरबों के नियंत्रण में चला गया था। लेकिन यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब के जो लोग थे वो सिंध में जो शासन कर रहे थे वो सिंध से आगे नहीं बढ़ते हैं, वो इधर यूपी बिहार की तरफ, राजस्थान गुजरात की तरफ नहीं आते हैं, वो सिंध में ही टिके रह जाते हैं, उधर ही रेस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर आते ना तो ये तीन जो है ना, ये जो आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, ये अरबों के विरुद्ध भिड़ जाते और अरबों को बहुत मार मारते। ठीक है, तो अरब के लोगों ने सोचा, जो उन्होंने सिंध विजय किया था, कि चुप मार के सिंध में पड़े रहो, सिंध से आगे निकलने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंध के अरब शासकों ने के सामने एक कठिन प्रतिरोध, कठिन चुनौती इन तीनों ने प्रस्तुत किया और अरबों को सिंध से बाहर नहीं निकलने दिया। और गुर्जर प्रतिहारों की जो पहली राजधानी थी वो भीनमाल थी, भीनमाल। लेकिन यहां पे प्रश्न बनने जैसा कुछ नहीं लग रहा है। अब अगर यहां पे ये लिखा हुआ है कि राजा भोज गुर्जर प्रतिहारों के सबसे महान शासक और वास्तविक संस्थापक थे, तो ये एक प्रश्न समझ में आता है। और फिर गुर्जर प्रतिहार ने कन्नौज को पुनः प्राप्त किया, बीच में इनके हाथ से निकला, फिर जीते, फिर निकल जाता था। और फिर देवपाल, जो पाल राजा देवपाल था, उसने राजा भोज को हराया और दक्खन, मध्य भारत और गुजरात की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वह भगवान विष्णु का, राजा भोज भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने आदि वराह रूपम, आदि वराह भगवान विष्णु का एक अवतार है, तो आदि वराह की उपाधि धारण की। इन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, मिहिर भोज, राजा भोज या राजा मिहिर भोज, आदि वराह। तो ये महत्वपूर्ण है, बस यही एक प्रश्न यहां महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। और गुजरात आया, अरब का एक यात्री था, ट्रेवलर गुजरात आया था, अल मसूदी। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों की बड़ी तारीफ की है कि ये बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं, अल मसूदी ने। तो ये गुर्जर प्रतिहार, और फिर राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट
अपने चरम पे मान्याखेट इनका सेंटर है, मान्याखेट राष्ट्रकूटों का। और ये उत्तर में गंगा नदी और यमुना नदी दोआब से लेकर दक्षिण में कभी कभी तो ये लोग कन्याकुमारी तक भी गए हैं, लेकिन हां इतने दूर तक शासन नहीं किया है। बस शासन इनका मूल रूप से महाराष्ट्र तक केंद्रित था, ये मूल एरिया यहाँ। और ये अटैक करके यहां तक भी चले जा रहे हैं, इधर तक भी चले जा रहे हैं, इधर भी चले जा रहे हैं, काफी लंबे एरिया तक अटैक कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। और ये इसमें खास बात ये भी है कि जो प्रारंभिक राजा हैं हिंदू धर्म के अनुयायी और बाद के राजा जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और राष्ट्रकूटों का ही एक शासन राजा है कृष्ण फर्स्ट, और कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा की पहाड़ियों को कटवा करके एक मंदिर बनवाया भगवान शिव को, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो एक ही पूरे चट्टान को तराश करके एक ही पूरी पहाड़ी को काट करके बनाया गया मंदिर है। यहां यह प्रश्न बनता है, यद्यपि कि ये हमें अभी आगे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना ही होता है। ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ये दुनिया का ऐसा मंदिर है, ऐसी संरचना है जो पूरी पहाड़ी को काटा गया है, यानी कि ये एक ही पहाड़ी को काट करके आकार दिया गया है, बस इसमें जोड़ नहीं है, रत्ती भर भी जोड़ नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इससे बड़ा एकाश्म निर्मित कोई भी संरचना नहीं है। दिस इज द लार्जेस्ट एवर स्कल्प्टेड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का ये एकाश्म प्रस्तर निर्मित सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ा मंदिर है। ये अद्भुत है अपने आप में। 18 साल लगे थे, 24/7 काम किया गया था, और टॉप टू बॉटम पूरी पहाड़ी को काट करके मंदिर का आकार दे दिया गया। क्या ही अद्भुत बात है। और इसके अलावा देखिए, अपने शासन के दौरान जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने कन्नड़ और संस्कृत में महत्वपूर्ण कार्यों को योगदान दिया। तो इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत को प्रश्रय दिया, और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए अमोघवर्ष प्रथम। तो जो शासक सबसे प्रसिद्ध हुआ है उनके विषय में हमें ध्यान रखना हुआ है। तो अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में एक ऐतिहासिक साहित्यिक कार्य कवि राजमार्ग लिखा। कन्नड़ में, यह ध्यान रखिएगा, कन्नड़ में कवि राजमार्ग अमोघवर्ष ने। और द्रविड़ वास्तुकला मंदिर निर्माण की शैली को इन्होंने आगे बढ़ाया, और महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव का ये एकाश्म मंदिर है। और कर्नाटक के पतडक्कल में काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में कहीं भी हो सकता है, काशी विश्वनाथ मतलब भगवान शिव मंदिर, और जैन नारायण मंदिर है, जो दोनों आज के दौर में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ठीक है। इसी को मिलाकर के हम कहते हैं कि हमने जो भी पढ़ा ये है गुप्तोत्तर काल एवं क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है, गुप्तोत्तर काल एवं क्षेत्रीय राजवंश। तो आज के लिए, आज के इस सेशन में, छोटा सा सेशन था ये, गुप्तोत्तर काल से प्रश्न बनने की संभावना कम ही होती है, तो हम इस पे वही बात पे फोकस किए हैं जहां जहां सवाल बन सकता है, जहां जहां प्रश्न बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा नहीं थी, जैसे गुप्त या मौर्य या फिर मौर्योत्तर काल के कुछ ट्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ही रहेगा, ठीक है। तो आज का ये सेशन छोटा सा रहा, ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब प्राचीन भारत के इतिहास के सभी विषयों को, सभी अध्यायों को हमने अपने व्याख्यानों में, अपने लेक्चर्स में इंक्लूड किया। इसको बहुत अच्छे से आप लोग दोहराइएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ के लिखिए, लिख के पढ़िए, 10 बार रिवीजन करिए, 12 बार रिवीजन करिए, तब तक रिवीजन करते रहिए जब तक कि ये सब कुछ याद ना हो जाए, कंठस्थ ना हो जाए। बिकॉज रिलीजन इज द की टू सक्सेस। याद रखिएगा, गुरु मंत्र, रिलीजन, रिवीजन,
रिलीजन इज द की टू सक्सेस। यस, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते होंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा, समर्थन वहां से लेते रहिएगा। रिलीजन इज द की टू सक्सेस एज वेल एज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन, दोहराना बार बार, वो आपके सफलता की कुंजी बनेगा। और एमसीक्यूज लगाते रहिएगा, पीवाईक्यूज देखते रहिएगा और दोहराते रहिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपकी तैयारी में यह है कि दोहराइए, और ये सब मिलजुल करके आपके सफलता को संभव बनाएगा, अवश्य संभव बनाएगा। और हमारा और आपका कठिन प्रयास, ईश्वर का और सभी लोगों का आशीर्वाद, इससे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। और एक दिन तो आएगा जब आप लोगों का नाम फाइनल पीडीएफ में होगा, अच्छे रैंक्स के साथ। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। बाय।